चंदा तो स्वेच्छा से दिया प्रो गया को एक राशि है। क्विड प्रो को, ये हमने आपको दिया, इसके बदले में आप हमें ये कर दीजिएगा। बिल्कुल, तो यदि इंडियन डेमोक्रेसी में ये हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। प्रकाश जी, अभी आपने कहा कि मुझे तो हैरानी है कि अपोजिशन क्या कर रहा था। मैं अपोजिशन का एक आपको जिक्र कर रहा हूं। जब 2017-18 में ये विदेशी चंदे के बारे में ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, तो ये सरकार एक विधेयक लेकर के आई कि 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पॉलिटिकल पार्टीज को जो विदेशी चंदे मिल रहे हैं, इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी जो मिल रहे हैं, उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी। और ये पास हुआ सर्वसम्मति से। कांग्रेस पार्टी जो इतने दिन से सत्ता में रही है, उन्होंने इसको पास होने दिया। तो आपको लगता है कि ये पार्टियों का खेल है, मामला सिर्फ नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का नहीं है। अभी चूंकि वो सत्ता में है तो वो इसका लाभ उठा रही है। कल जब दूसरी पार्टियां सत्ता में आ जाएंगी तो वो इसी सिस्टम के लूप होल्स का लाभ उठाएंगी और फिर वो भी चुप हो जाएंगी। जैसा कि किसान का जो बिल है वो 2011-12 में कांग्रेस लाना चाहती थी, भाजपा ने विरोध किया, और जब बीजेपी 2020 में लाई तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। जीएसटी का पहले बीजेपी विरोध करती थी, अब बीजेपी खुद लेकर के आ गई है। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल क्लास है वो जनता को धूर्त बना रही है। और अपोजिशन का जो आपने कहा कि अपोजिशन को ये डिमांड उठानी चाहिए थी कि भैया किसको कितना पैसा मिला। 1000 करोड़ का तो बॉन्ड कांग्रेस को भी मिला है, जबकि कांग्रेस 10 साल से पावर में नहीं है। तो 1000 करोड़ का बॉन्ड 2021 तक कांग्रेस को मिला है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी से ही जनता सिर्फ सवाल पूछेगी या कांग्रेस से भी सवाल पूछेगी? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा बोलते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं, उसी तरीके से सिर्फ ये जो मामला निकला है ये तो सीपीएम ने उठाया ना। एक सीपीएम एकमात्र पार्टी रही जिन्होंने चंदा नहीं लिया, और वो जो कोर्ट में गई और उसके कारण प्रशांत भूषण को उन्होंने पैरवी करने के लिए रखा और ये सारा मामला खुला। ये हमने पहली बात सोचना चाहिए। और दूसरी बात में ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी को तो जैसा एक 10% मिला है पूरे इसमें से। अच्छा, चंदा किसको नहीं होना? हर पार्टी को चंदा होना। इलेक्शन आजकल भारत के अंदर जिस तरीके से मनिंदर जी ने कहा है, उस तरीके से तो परिस्थिति ये हो गई कि बिना पैसे का तो अभी अगर एक आधा बहुत ही शुद्ध सात्विक आदमी है और वो बोले मैं इलेक्शन लड़ता हूं, तो उसके लिए तो सपने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 25,000 रुपए तो पहले भरने हैं इसके अंदर, उसके बाद में खर्चा वर्चा करना है। मिनिमम 2-4-5 करोड़ 10 करोड़ का तो गेम आजकल संसद के इलेक्शन का हो गया है। अगर उसने ज्यादा कुछ खर्चा नहीं भी किया, सिर्फ गाड़ी घोड़े उसके जो कार्यकर्ता है उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करे, तो 2-4-5 करोड़ में तो आदमी महंगा नहीं है। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए की लिमिट देके रखी है। वो तो कोई फालतू की बात है, सारा का सारा उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये इलेक्शन के अंदर हमारे देश के अंदर पैसों का खेल हो गया है, तो इसलिए पार्टी को चंदा तो चाहिए, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस वालों ने इसके बारे में सवाल नहीं उठाए, ये भलाई होगा भी। लेकिन अभी मुझे बताइए कि हमारे देश के अंदर विपक्ष बचा क्या है? कितने हैं कांग्रेस पार्टी के पास में ये? और उसके बाद में किस तरीके से करते हैं कि अगर थोड़े से भी विरोध का सुर निकला, इनको तो विरोध का सुर सुनना ही नहीं है ना। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है कि सत्ताधारी और विपक्ष, इनको तो विपक्ष चाहिए ही नहीं। ये तो अभी पूरे देश को वन नेशन वन पार्टी की तरफ लेके जा रही है। और जितने भी उनके विरोधी है, जो भी विरोध में बोला कि उसको पकड़े बाहर कर दो, उसको पकड़ो जेल में डालो, ईडी में डाल दो, तो इस तरीके से जो नीतियां इन्होंने करी है, ये मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से देश के हित के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जिस तरीके से अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इनकी नकेल कसी है, ये मैं वाकई में सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रशांत भूषण जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस चीज के बारे में बड़ी अच्छी पैरवी की। अभी हमारे सामने दूसरा चैलेंज जो रहने वाला है वो ईवीएम का रहने वाला है। तो ईवीएम के बारे में भी इसी तरीके से होना चाहिए। ये सारे इंडियन लोगों की, जितने भी कॉमन पब्लिक है ना, ये कॉमन पब्लिक के दिल में यही दो बातें थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड और उसके बाद में ये ईवीएम। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी ईवीएम के बारे में भी निश्चित रूप से ये देंगे। आशुतोष जी, जरा मुझे एक मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मनीष जी से एक सवाल पूछ करके हम क्लोज कर रहे हैं। नहीं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं प्रकाश जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
मनीन जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का, वाकई में ये कम्युनिस्ट पार्टी का था, एडीआर का एप्लीकेशन था और फिर बाद में जो वकील सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी अपने को इस मुद्दे से जोड़ करके ये बता सकती है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है कि देखिए हम ये लड़ाई कानून के माध्यम से लड़े और हम जीते, हमने जो क्रॉनी कैपिटलिज्म है उसको एक्सपोज किया है, हमको कैपिटलिज्म से कोई विरोध नहीं है लेकिन क्रॉनी कैपिटलिज्म से विरोध है, और ये पैसे का जो इलेक्शन में इतना उपयोग हो रहा है इस पर बंदिश लगनी चाहिए, इससे कोई लाभ मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी को? देखिए, आज तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संकट है कि जो भी अच्छी बातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए, जो अच्छी बातें आमतौर पे जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज है, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी में उपलब्ध है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो इस वक्त उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रहा है। नहीं तो आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में जो लीडरशिप का मामला है, कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है, उसके अंदर एक पार्टी डेमोक्रेसी किसी में बची हुई रहती है तो उसी में बची रहती है। जो मुद्दे वो उठाते हैं वो बिल्कुल आम लोगों के मुद्दे होते हैं। जो लोग हैं 80 to 90% लोग उसमें बहुत कमिटेड होते हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ अभी तक कोई ऐसा मेजर करप्शन का मामला नहीं है, ना कोई परिवारवाद का मामला आता है। तो सच पूछें तो कम्युनिस्ट पार्टीज भारतीय जनतंत्र के लिए सबसे अच्छी पार्टियों के रूप में देखी जा सकती हैं। लेकिन जो दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ एक माहौल बना है, उस माहौल से निकलने का तरीका भारतीय जनतंत्र में क्या होना चाहिए था, उस पर बहुत शोध नहीं हो पाया। और इसीलिए इस तरह के मुद्दों का छोटा मोटा फायदा तो इनको होता है, लेकिन चुनावी फायदा इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो चुनाव का गणित अभी बन गया है, जिसमें जाति, धर्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है, उसके लिए इनके पास कोई सैद्धांतिक तौर तरीका नहीं है समझने का कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जाए। क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स वर्सेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीच का डायलॉग कैसे हो सके, इस मायने में मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त नहीं सक्षम हो पा रही है, जिसके चलते इस तरह के महत्वपूर्ण कामों का भी फायदा इस पार्टी को चुनावी राजनीति में मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरे जी, श्रीकांत जी और मनिंदर ठाकुर जी। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या असर होने वाला है ये तो देखना बाकी रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे सरकार और एसबीआई अभी घेरे में है। सरकार को रिस्पॉन्ड करना है, ये 24 घंटे बाद पता चल जाएगा कि एसबीआई ने डिटेल दिया या कंटेम्प्ट किया। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।